नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। खास मुलाकात में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रदेश की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जी। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आप 2 बार की विधायक हैं, पहली बार मंत्री बनी हैं और पहली बार में ही आपको इंडस्ट्रीज जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग मिला है। क्या चुनौतियां और क्या संभावनाएं आपको इसमें नजर आती हैं? कोई भी अगर जिम्मेदारी किसी को मिलती है और आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, तो मेरा मानना यह है कि कोई कितना भी बड़ा डिपार्टमेंट हो और कितना भी बड़ा कोई अपने को कोई काम करने का अगर मौका मिलता है तो उस काम को करना चाहिए। और बड़ा मान के नहीं, उसको अपना कर्म मान के, धर्म मान के अगर व्यक्ति काम करेगा तो वो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है वह कार्य। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है तो कुछ ना कुछ सोचकर ही दी होगी और मैं सरकार का इसमें मेरे दोनों विभागों में ये चाहती हूँ कि सबसे अच्छा नाम रोशन हो। 2 डिपार्टमेंट आपके पास हैं और अभी हम बात करेंगे उद्योग की। सरकार के जब आखिरी 2 साल लगभग बचे हैं तब आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और उससे पहले हमने देखा लगभग 2 साल कोविड की महामारी की वजह से सामान्य जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा है और खास तौर से उद्योग धंधे तो बहुत ज्यादा। राजस्थान के जो लघु उद्योगों से जुड़े हुए कामगार हैं, उद्योगपति हैं, बुनकर हैं, आर्टिजन्स हैं, उनकी जिंदगी भी बहुत बुरी तरह से इसमें असर पड़ा है। खासतौर से इन लोगों को इनकी जिंदगी वापस से सुचारू रूप से चले, कुछ पटरी पे आए, उसके लिए आपके विभाग में, आपके पास में क्या प्लान्स हैं? जो कोरोना वैश्विक महामारी जिसमें भी राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का जो प्रबंधन था, क्योंकि हम पूरे भारत देश में इन्वेस्ट राजस्थान में गए, तो राजस्थान की जो योजनाएं थी, जो मुख्यमंत्री महोदय का एक बीमारी को कंट्रोल करने का जो कि कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई पैदल नहीं चलेगा, तो ऐसी जो योजनाएं, निरोगी राजस्थान, चिरंजीवी राजस्थान, तो उसको लेकर के पूरे देश में हमारे राजस्थान का नाम है। तो असर जरूर पड़ा उद्योगों पर, जो लघु कुटीर उद्योग धंधे थे। अब जो छोटे, जो अपने पारंपरिक जो उद्योग धंधे थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो हमारी ब्याज अनुदान राशि दे है, उसका असर पड़ेगा कि किस तरीके से जो अपना छोटा उद्योग धंधा वापस से स्थापित करेगा तो उसको ब्याज राशि अनुदान सरकार की तरफ से दे होगा। और दूसरा, रीको की तरफ से भी उन्हें इनके लिए अलग से प्रावधान रखते हैं कि भाई जो इसमें कुटीर उद्योग धंधे वाले ही आएंगे, इसमें इस क्वालिटी के आएंगे, तो इस तरीके से उनके हिसाब से ही उसमें रखा जाता है, जमीनों का आवंटन वगैरह भी। और जो हमारी वन स्टॉप शॉप है अभी उद्योग भवन के बगल में ही, तो हम जल्दी से जल्दी वो इस्टेब्लिश्ड हो सके, इस तरीके का प्रावधान करने का हम प्रयास कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा करेंगे। और जो अभी इनकी जो प्रदर्शनी जो लगती थी हर जगह, तो कोरोना के कारण लगी नहीं, अब वापस से लगना शुरू हो गया और आप देखेंगे कि वापस से इनका अप होना शुरू हो रहा है। अब हम भी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की ये स्टॉल्स लगाना प्रारंभ करेंगे। अभी कुछ दिन में ही मैं यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। जो बड़े बड़े मेले लगते हैं, जो बड़े देव स्थान, तीर्थ स्थल हैं, वहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं कि वहाँ पर इनको स्टॉल्स लगाई जाएं, जिससे कि इनका एक तरह से परमानेंट सा धंधा वापस से पटरी पे आना शुरू हो जाएगा और इसमें नए आयाम स्थापित करने का मेरा प्रयास रहेगा। लघु उद्योग और इनसे जुड़े लोग हैं और कारीगर हैं, उनके बाद अब बात करेंगे हम अपने प्रदेश के कई परंपरागत उद्योगों की, जैसे बगरू प्रिंट है, बालोत्रा प्रिंट है, सांगनेरी प्रिंट का वजह है। इन उद्योगों पर हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि इन पर प्रदूषण के नियमों के चलते हमेशा तलवार सी लटकी रहती है और इन दिनों कुछ ज्यादा ही है। विभाग इनके लिए क्या योजना रखता है? अभी जो जैसे हस्तकरघा निदेशालय हस्तशिल्प के लिए बनाना जा रहे हैं हम लोग, तो ऐसे जो हमारे ये जो पॉल्यूशन वाली जो प्रॉब्लम है, कई जगह अधिक है, कई जगह इतना नहीं है, तो पॉल्यूशन मुक्त जो चिमनियाँ जो लगाई जा रही हैं वो अधिक से अधिक लगे, हमारा ऐसा प्रयास रहेगा। और रिसाइकलिंग के लिए जो मशीनें, जैसे बड़े ये प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो ये प्लांट जब लगेंगे रिसाइकलिंग के, तो इससे पॉल्यूशन में कमी आएगी। जैसा भिवाड़ी में अभी स्वीकृत हो गया है और वो टेंडर भी हो गया उसका, तो वो जो समस्या है पॉल्यूशन वाली, उसको समाप्त करने में, चाहे पानी का हो, तो वापस से उसको रिसाइकलिंग करेंगे और उस पानी को वापस से उस कंपनी में काम में
लिया जा सके। और जो ये चिमनियाँ जो लगाने का अभी योजना बनाने जा रहे हैं और कई जगह लग भी रही है कई कंपनियों में, वैसे तो कानून बना हुआ है, तो जहाँ पर नहीं है उनसे भी बात करके वहाँ लगाने का हम प्रयास करेंगे। रिसाइकलिंग के लिए पानी को वापस काम में लिया जा सके, इस तरीके के ये प्लांट भी हम लगाने जा रहे हैं, जैसे भिवाड़ी में अभी लग रहा है जी। तो ऐसा पूरी जगह ही लगाने का हमारा रहेगा प्रोग्राम, जहाँ ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, पहले से स्थापित हैं, ऐसे एरियाज़ में, वहाँ जैसे अपने चाहिए सीतापुरा और इधर बगरू है और चाहे अलवर का जापानी जोन है, नीमराना है, आप वहाँ देखेंगे स्मार्ट सिटी वहाँ बनी है नीमराना में। तो इस तरीके के हम आयोजन मुख्यमंत्री महोदय ने करी है ऐसी घोषणाएं, तो उन चीज़ों को अब ये कोरोना के कारण थोड़ी रुकावट आ गई थी, वापस से स्पीड पकड़ ली है। प्रदेश के उद्यमियों के लिए एक और बड़ा इश्यू है, वो है यूडी टैक्स का। मतलब ये देखा जा रहा है, उद्यमियों की ये शिकायत है, रिको एरिया में भी उनसे जो निगम हैं वो यूडी टैक्स वसूल रहे हैं। बड़ा इशू है, कैसे सॉल्व होगा? ये इशू मेरे सामने भी आया है, सारे कंपनी वाले जो उनके अध्यक्ष हैं और वो सारे मेरे से मिले थे, जैन साहब और वो सभी लोग, तो कि आया कि इशू मैंने कहा हम बात करेंगे। एक उनका रोड का इशू था और एक ये था कि भाई हम जो एक ही संस्था पे करें, हम एक संस्था को पे करें, सर्विस टैक्स हो। तो फिर मैंने कहा कि भाई उनसे पूछा गया कि भाई कौन कौन आपसे ले रहे, तो उन्होंने कहा कि हमसे ये नहीं ले, हम इसको रिको को दे रहे हैं। तो इसके लिए बात करके प्रावधान रखेंगे कि किस तरीके से उसका हल निकाल सकते हैं कि किस उसमें नियम में तो ले रहा है यूडीएच और किस नियम में हमारे रिको ले रहा है। तो रिको का जब है तो दूसरा नहीं ले सकता, अगर इस तरीके का प्रावधान है तो उसे उसका हल निकालने का प्रयास रहेगा मेरा। शकुंतला रावत जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पहली बार नहीं आपको इंडस्ट्रीज जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग मिला है। कितना भी बड़ा कोई अपने को कोई काम करने का अगर मौका मिलता है तो उस काम को करना चाहिए। निवेश करने के लिए न्योता देकर आ रहे हैं, आमंत्रित करके आ रहे हैं। 6 ही नहीं बल्कि 7-8 लाख से ऊपर के एमओयूज हमारे साइन हो चुके हैं। पंचतत्व में विलीन हुई स्वर साम्राज्ञी। मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार हुआ। मौके पर भारी संख्या में बॉलीवुड हस्तियों और देश के प्रमुख हस्तियों के अलावा आम लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नम आंखों से विदाई दी। पीएम ने लता के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। राजनीति और सिनेमा जगत के दिग्गजों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वर कोकिला की विदाई वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई। इस मौके पर उनके परिजनों के अलावा मुंबई फिल्म जगत की सभी बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। पंडितों के मंत्र उच्चारण के बीच लता मंगेशकर को उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाव व्यक्त करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि लता जी का निधन मेरे लिए हृदय विदारक है। आपको इंडस्ट्रीज जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग मिला है। कितना भी बड़ा कोई अपने को कोई काम करने का अगर मौका मिलता है तो उस काम को करना चाहिए। निवेश करने के लिए न्योता देकर आ रहे हैं, आमंत्रित करके आ रहे हैं। 6 ही नहीं बल्कि 7-8 लाख से ऊपर के एमओयूज हमारे साइन हो चुके हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का खास मुलाकात में एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जी से। मैम, उद्योग मंत्रालय के लिहाज से राजस्थान सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो है वो है इन्वेस्ट राजस्थान। अब तक की जो प्री इवेंट हुई हैं जिसमें आप देश और विदेश में जाकर के इन्वेस्टर्स को राजस्थान में निवेश करने के लिए न्योता देकर आ रहे हैं, आमंत्रित करके आ रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी आपको अभी और नजर आती हैं इसमें और क्या चैलेंजेस हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत जी का जो विजन है, जो सोच है, जो विचारधारा है, वो ये है कि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएँ
और अपनी कंपनियां स्थापित करें और राजस्थान के युवा और महिलाएं आत्मनिर्भर बने। ये उद्देश्य है मुख्यमंत्री महोदय का। और जो पूर्व मंत्री अभी इसमें थे प्रसादी लाल जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। वो भी दुबई गए थे आउट ऑफ कंट्री, और उनके बाद में हम सभी स्टेट्स में गए हैं भारत में, चाहे मुंबई हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो। तो हमें सभी जगह अच्छा रेस्पॉन्स मिला कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की जो योजना है उनसे, और जो सरकार की जो नीति है, निर्धारण है मुख्यमंत्री जी का, उनको देख करके आम इन्वेस्टर्स हमारे राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहा है। क्योंकि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत शुद्ध वातावरण वाला प्रदेश है, और भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग तरह के ज़िले में ज़मीनें हैं, चाहे किस तरह जो कंपनी, जो इन्वेस्टर्स चाहता है वो चीज़ हमारे राजस्थान में है। मुख्यमंत्री जी की योजना हो सारी, चाहे लेबर के लिए योजना है, चाहे कंपनीज़ के लिए है, चाहे लोन देने की है, चाहे उनको सब्सिडी देने की है, ब्याज देने की है, सारी सुविधाएं अवेलेबल कराना। हमारे यहाँ श्रमिक आसानी से मिल जाता है। तो ये इसको देख करके राजस्थान की ओर इन्वेस्टर्स आकर्षित हो रहा है। मुख्यमंत्री महोदय का विजन पूरा हो रहा है। रोड शो के जरिए आपने देखा होगा 6 ही नहीं बल्कि 7-8 लाख से ऊपर के MOUs हमारे साइन हो चुके हैं। और सबसे बड़ा मुख्यमंत्री जी की जो एक नया जो अचीवमेंट है वो ये है कि उन्होंने प्रत्येक जिले में रोड शो करवा रहे हैं। राजस्थान के प्रत्येक जिले में रोड शो करवाने से जो वहाँ के पारंपरिक उद्योग धंधे, जो छोटा अपना कोई लघु कुटीर उद्योग धंधा, कोई छोटा भी बिजनेस अपना करना चाहता है, तो रिप्स के तहत वो बेरोजगार जो भी युवा है वो भी अपना एक छोटा सा उद्योग धंधा स्थापित कर सकता है। तो जिले में करना ये एक नया अचीवमेंट है। ये तो अभी कोरोना ओमिक्रॉन आ गया तो समिट राजस्थान पर एक तरह से थोड़ा रोक लग गई, सरक गया आगे। नहीं तो बाकी आप देखते कि हमारा जो होगा एक अलग तरह का मुख्यमंत्री महोदय का विजन पूरा होगा। राजस्थान का इन्वेस्टर्स किस तरीके का होगा, कंपनियों का, आप देखेंगे जब समिट होगा कि ऐसा कोई नहीं है कि घोषणाएं हो जाएंगी। आपने अभी बताया 7 से 8 लाख करोड़ रुपए के समझौते हो चुके हैं। असल बात है निवेश को धरातल पर लेकर के आना। पिछली जो सरकार थी उन्होंने रिसर्जेंट राजस्थान किया था, और मेरे पास जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 3.38 लाख करोड़ के समझौते उस टाइम हुए थे, लेकिन धरातल पर कितना है? सिर्फ 15%। तो एग्जीक्यूशन जो है वो केवल 15% का था। आपको क्या उम्मीद लगता है कि आप जितने भी, अभी काफी टाइम है, 8 से ज्यादा भी जाएगा, आपको कितना लगता है कि इन्वेस्ट राजस्थान में जो MOU होंगे उनमें से कितने % धरातल पर आ पाएंगे? हमारे 8-9 को ही क्रॉस करेंगे। आप देखेंगे जिले वाइज हो रहे। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है जो धरातल से शुरू हुई है, तो हमेशा नीचे से ही पेड़ ऊपर बढ़ता है। तो हमारी शुरुआत धरातल से है कि जिले से जो छोटा इन्वेस्टर्स आएगा, जो अपने पारंपरिक जो उद्योग धंधे उन्हें स्थापित करेगा, और उसको सब्सिडी जो दी जाएगी सरकार की तरफ से, जो लोन है, चाहे ब्याज राशि जैसे 25 लाख पे लघु कुटीर उद्योग प्रोत्साहन योजना में अगर वो लगाता है तो उसे 8% ब्याज अनुदान राशि सरकार देगी। तो इस तरीके से 5 करोड़ पे 6%, 10 करोड़ पे 5%। तो इस तरीके से जो हमारी योजना है, जो सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री महोदय की जो योजना है, उनसे आप देखेंगे धरातल पर इस तरह से उतरेंगे। दूसरा, हमने जो MOU साइन करे हैं जिसमें अधिकतर इन्वेस्टर्स के पास जमीनें परचेजिंग कर ली हैं उन्होंने, और अपना कईयों ने स्ट्रक्चर भी खड़ा कर लिया। हमने ऐसे MOUs अधिकतर साइन किए हैं। तो वो उनका सिर्फ और सिर्फ समिट में हम इनॉग्रेशन कराते हैं, लेकिन वो थोड़ा सरक गया। आप देखेंगे कि नया एक अचीवमेंट होगा राजस्थान सरकार का, मुख्यमंत्री महोदय का, कि किस तरह से इन्वेस्टर्स हमारे राजस्थान की ओर आ रहे, किस तरह से कंपनियां स्थापित होंगी। और अधिकतर ने यहाँ पर मतलब ऐसा है कि जल्दी ही कंपनियां चालू करने का हमारा प्रयास रहे। मंत्री जी, उद्योग से और उसके विकास से रिलेटेड ही एक सवाल है जो जुड़ा हुआ है DMIC से, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का 33% राजस्थान से गुजरता है, और हम अगर देखें दूसरे राज्यों के मुकाबले लैंड एक्विजिशन की बात करें इस प्रोजेक्ट के लिए, तो हम दूसरे राज्यों से भी काफ़ी पीछे हैं।
जो 2014 से अब तक जो लैंड एक्विजिशन किए हैं उनके 840 करोड़ के मुकाबले करीबन 80 करोड़ रुपए ही मुआवजा दिया गया है। बाकी लैंड एक्विजिशन में वो रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट काफी देरी से चल रहा है। ये काम तेजी से हो उसके लिए क्या आपके पास वही है, इसमें जो कई जगह देखा गया है कि जिसको हमें मुआवजा देना है तो उसमें क्या हो गया कि कईयों का तो जमीन है जो ली है अपन ने एक्वायर करे, उस पर कई जगह तो डिस्प्यूट है, कईयों में भाई का है, साझे का खाता है, या इस तरीके की कई जगह प्रॉब्लम्स आ रही है। जो जमीन की क्वालिटी है किस तरह की है और आपस का है, दूसरी ग्राम पंचायत है, दूसरी तहसील है। मेरे सामने जो कई मुद्दे आए, हो सकता है कोई और हो सकता है, लेकिन मेरे सामने जो कई मुद्दे ऐसे आए कि हमने जानकारी ली उनकी कि भाई कई जगह ऐसी एक जमीन, एक खेत दूसरे उसमें, एक खेत दूसरी पंचायत में पड़ता है, वो दूसरी तहसील में पड़ता है, वो दूसरे जिले में पड़ता है। जैसे जयपुर और अलवर जिला है, एकदम टच हैं दोनों, वहाँ से फिर ये खेतड़ी और ये जुड़ जाते हैं। तो वो हमारे बांसुर से उधर से होकर के कोटपुतली और इधर से निकले, तो वहाँ कई जगह ऐसे जमीनों के जहाँ पर विवादित हैं वो अभी पेंडिंग है। बाकी अगर ऐसा और कुछ है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो है तो हम उसको दिखवा लेंगे। मंत्री जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पहली बार नहीं आपको इंडस्ट्रीज जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग मिला है। कितना भी बड़ा कोई अपने को कोई काम करने का अगर मौका मिलता है तो उस काम को करना चाहिए। निवेश करने के लिए न्योता देकर आ रहे हैं, आमंत्रित करके आ रहे हैं। 6 ही नहीं बल्कि 7-8 लाख से ऊपर के MOUs हमारे साइन हो चुके हैं। पंचतत्व में विलीन हुई स्वर साम्राज्ञी। मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार हुआ। मौके पर भारी संख्या में बॉलीवुड हस्तियों और देश के प्रमुख हस्तियों के अलावा आम लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि दी और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नम आंखों से विदाई दी। पीएम ने लता के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। राजनीति और सिनेमा जगत के दिग्गजों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वर कोकिला की विदाई वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई। इस मौके पर उनके परिजनों के अलावा मुंबई फिल्म जगत की सभी बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं। पंडितों के मंत्र उच्चारण के बीच लता मंगेशकर को उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर वहां मौजूद लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने भाव व्यक्त करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि लता जी का निधन मेरे लिए हृदय विदारक है। उनके गीतों की विशाल श्रृंखला में भारत के सार और सुंदरता को प्रस्तुत करते हुए पीढ़ियों ने अपनी आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति पाई है। राहुल गांधी ने कहा कि लता मंगेशकर जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। वे कई दशकों तक भारत की सबसे प्रिय आवाज बनी रहीं। उनकी सुरीली आवाज अमर है और उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजती रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि आज एक युग का अंत हो गया है। लता जी हमेशा पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी। अभिनेता आमिर खान, रणबीर कपूर, संगीतकार शंकर महादेवन और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने शिवाजी पार्क पहुंचकर भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। लता दीदी के निधन पर सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि आपको इंडस्ट्रीज जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग मिला है। कितना भी बड़ा कोई अपने को कोई काम करने का अगर मौका मिलता है तो उस काम को करना चाहिए। निवेश करने के लिए न्योता देकर आ रहे हैं, आमंत्रित करके आ रहे हैं। 6 ही नहीं बल्कि 7-8 लाख से ऊपर के MOUs हमारे साइन हो चुके हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का खास मुलाकात में एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जी से। मैम, आप बानसूर
विधानसभा क्षेत्र से आती हैं और दूसरी बार वहां से एमएलए चुनी गई हैं और इस बार मंत्री भी हैं। बानसूर एक टिपिकल मेवात का इलाका है जहां पर एक परसेप्शन है कि अपराध बढ़ रहा है और वहां का युवा जो है वो अपराध को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, वो वहां की तरफ ज़्यादा रुझान है। युवा खासतौर से आपके विधानसभा क्षेत्र में अपराध की तरफ ना जाए, वो कुछ कंस्ट्रक्टिव करे समाज के लिए, आप क्या सोचती हैं कैसे होगा? बानसूर मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरा परिवार है, मेरा घर है। युवाओं के लिए मैं अधिकतर सभी गांव में जाकर के युवा हों, बच्चे हों, उनके ग्रुप में जाकर के बैठना, बात करना, स्कूल, कॉलेज, सभी को मैं खुद कहती हूँ कि भाई आपको कहीं किसी तरीके की परेशानी है तो आप मुझसे मिलें। वहाँ पर ITI कॉलेज है, सरकारी कॉलेज खोल दिया गया है, नगर पालिका है, वहाँ पर मतलब विकास के लिए हमने जो काम किए वो तो अनगिनत काम है। ऐसा नहीं, 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है हमने कि अभी से पहले चाहे कोई भी रहे हो इतना नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ युवाओं की आप पूछ रहे हैं तो युवाओं को बढ़ाने के लिए मेरा अब ये एक उद्देश्य है कि मेरे बानसूर का युवा जितनी एजुकेशन वो पा सके एजुकेशन पाए। उसके बाद में अब रिको एरिया घोषित कर दिया मुख्यमंत्री महोदय ने, उसके बाद में वहाँ नई नई कंपनियां स्थापित हों और जो युवा है वो अपने छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे स्थापित करे। ये मेरा एक विजन रहेगा और कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा खोलें और कंपनियों में युवा वहाँ का काम करे। क्योंकि बानसूर में पहले चारों तरफ से डबल रोड नहीं था, तो वो डबल रोड बनाना सब जगह, बानसूर अब लगता है कि कोई कस्बा है। नगर पालिका बनाना हो, पर्सनल मंडी हो, ACJM कोर्ट हो, अस्पताल क्रमोन्नत करना हो, नारायणपुर ब्लॉक में तहसील बनाना हो, SDM उपखंड बनाना हो और बिजली पानी के AEN बिठाना हो, एक्शन। तो इस तरीके का मेरा यही टारगेट रहेगा। नई CSC क्रमोन्नत करवाना हो, हरसोरा को जैसे करवाया, और PSCs खुलवाना, स्कूलें क्रमोन्नत करवाना, सारी अधिकतर जो स्कूल में बच्चे, इसीलिए मेरा ये उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रमोन्नत हो जाएं तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में एडमिशन ले सके। गांव का बालक स्कूल में ही पढ़ता है सरकारी में, तो इसलिए युवा को सुधारने का ही ये एक मेरा उद्देश्य था कि सब जगह बालिका और बच्चे पढ़ें और ऐसी प्रवृत्तियों पे रोक लग सके। और डिप्टी ऑफिस मैंने इसीलिए खुलवाया अभी, और आगे भी पुलिस प्रशासन वहाँ सतर्क रहे। इस तरीके से 3 मेरे थाने लगते हैं, एक नारायणपुर है, एक बानसूर है, एक हरसोरा है, और डिप्टी ऑफिस बानसूर में खुलवाया है और अलवर के तहत आते हैं। तो इस तरीके का ये जो माहौल है उसको चेंज करने के लिए जब युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, एक तो अपराध इसलिए बड़ा, हरियाणा नज़दीक पड़ता है हमारे वहाँ। सबसे बड़ी ये है कि हरियाणा और दिल्ली उधर से गुड़गांव वो नज़दीक सीमा लगती हुई है, ऑन रोड भैरोड, और इधर से सीधा आदमी और रोड भी बढ़िया हुए। तो इस तरह से ये जो बाहर का व्यक्ति जो प्रवेश करके वहाँ के लोगों को प्रभावित करते हैं उस पर रोक लगाने का मेरा प्रयास रहेगा। तो बानसूर की कई समस्याओं की जड़ ये भी है कि वो हरियाणा और दिल्ली से जुड़ा हुआ है। एक और चीज है कि बानसूर जो है वो नेशनल कंजर्वेशन जोन में आता है, वहाँ किसी भी चीज के लिए NGT से एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। विपक्ष का आरोप ये है कि आप वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन से इतना वाकिफ नहीं है, आपका क्या कहना है? जो विपक्ष है वो सिर्फ करते हैं एक दूसरे को लड़ाने का, जातियों को लड़ाने का, किसी तरीके का स्टेटमेंट जो जबान पे आए उस तरीके का बोलने का जो है। तो ऐसी जातिगत राजनीति से बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ बानसूर में निजात मिली है, क्योंकि अब 36 कौम, बानसूर में बसने वाला हर व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य की तरह रह रहा है, और बानसूर की हर गांव, हर ढाणी, हर ग्राम पंचायत मेरे से टच में है। कोई गांव, कोई ढाणी ऐसी नहीं है जहां तक कि हम लोग नहीं गए हों। मैं खुद का महिलाओं से मेरा संपर्क नहीं हो, और जब तक कि ये जो NCR वाली बात है, तो अभी जो नया एक कानून बनने जा रहा है जिसमें कि भिवाड़ी तक शायद रहेगा NCR, हमारे यहाँ बानसूर को टच नहीं करेगा, और उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। जो बानसूर में जो काम हो रहा है, जो अभी कई बच्चों ने जैसे तेल मिल स्थापित करी, उन्होंने लगाई मुख्यमंत्री की योजना के लिए, योजना से प्रेरित होकर के, तो उनको कोई परेशानी नहीं आई। हमने उनको तुरंत स्वीकृति दिलवा दी। और जो अब कह रहे हैं कि इस तरीके का कर रहे हैं काम ये, और सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भाई असत्य, झूठ बोल रहे हैं,
अरे झूठ क्या, धरातल पे दिख रहे हैं काम। जब कामों की चमक ज्यादा निकल रही है, बानसूर में काम चमक रहे हैं, विकास की गति दौड़ रही है, उस दौड़ से प्रभावित हो रहे हैं कि यहाँ ये नहीं होना चाहिए। मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि युवाओं को रोजगार देंगे, कंपनियां स्थापित होंगी, रीको का वहां पर स्थापना होगी, कंपनियां स्थापित होंगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप क्या सवाल कर रहे हैं, युवाओं के खिलाफ सवाल कर रहे हैं। ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। महिलाएं, युवा, बानसूर का आत्मनिर्भर बनेगा। कौन से जोन में बन रहा है, क्या कर रहा है, ज्ञान लेकर के क्या करना है। हम कानून से चल रहे हैं, गैर कानूनी नहीं चलेंगे। परमिशन लेंगे अगर ऐसा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बानसूर का युवा आत्मनिर्भर बने, महिला बने, और उसमें हमें कोई भी कानून आएगा तो हम उस कानून की पालना करते हुए हमारे युवाओं के लिए रोजगार स्थापित करके रहेंगे। ये तो हुई आज की बात। हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे। पिछले जो इलेक्शन हुए थे, जब आप पहली बार एमएलए चुनी गई थी, कांग्रेस की टोटल 21 सदस्य आए थे, उसमें से आप इकलौती महिला थी जो जीत करके आए थे, और प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। संगठन में काम करते हुए आपको लगा कि आपको सरकार, सत्ता की तरफ जाना चाहिए, क्या मंशा थी? नहीं, मैं सबसे पहले इलेक्टेड हुई थी 95 में। मेरा पहला इलेक्शन था जिला परिषद मेंबर का, इलेक्शन ही लड़ा था मैंने सबसे पहले। फिर उसके बाद में फिर इलेक्शन लड़ा, तो दोनों बार ईश्वर की कृपा रही मेरे ऊपर। एक बार तो हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ जीते, वो नगर परिषद से, हम उससे। तो इस तरीके से इलेक्शन से शुरुआत हुई। फिर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बनी, फिर महिला में उपाध्यक्ष, मेन कांग्रेस में सेक्रेटरी, फिर अध्यक्ष, फिर महिला कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी थी मैं ऊपर, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस में। फिर और साथ साथ इलेक्शन भी चल रहा था मेरा, मतलब हर जगह चुनाव भी लड़ी रहे थे हम। तो पिछली बार जब हम 21 जीते, 20 हमारे कांग्रेस पार्टी के जेंट्स भाई थे, एक मैं थी, तो हमें लग रहा था कि हमने विपक्ष को बिल्कुल मुंह की खिलाते थे, कि उनकी जो योजनाएं थी वो एक भी ऐसी नहीं थी कि भाई किसी तरीके से धरातल पे उतरी हो। और हम विधानसभा में, हमें लगता है कि हम 21 ही उन पर भारी पड़ते थे। और अभी जो हमारी सरकार बनी है, तो अब हमारी योजनाएं ऐसी हैं कि विपक्ष बोलने में ही असमर्थ है। अभी तो कितना योजनाएं हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने पक्षों विपक्षों राजस्थान के हर कोने को विकास से टच किया है। तो ऐसा मुख्यमंत्री महोदय का विजन है, जो सोच है, ये इतना सराहनीय है कि राजस्थान एक आज नई विकास की धरा पर, कोरोना होने के बाद में इतने काम हुए, इतनी घोषणाएं पूरी हुई हैं। ये एक नया मुख्यमंत्री महोदय का एक नया अचीवमेंट है, नई विचारधारा, सोच, विजन है। हमसे बातचीत करने के लिए, खास मुलाकात में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। खास मुलाकात में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। पहली बार नहीं आपको इंडस्ट्रीज जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग मिला है। कितना भी बड़ा कोई अपने को कोई काम करने का अगर मौका मिलता है तो उस काम को करना चाहिए। निवेश करने के लिए न्योता लेकर आ रहे हैं, आमंत्रित करके आ रहे हैं। 6 ही नहीं बल्कि 7-8 लाख से ऊपर के MOUs हमारे साइन हो चुके हैं।